तो ठीक है, ऑडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं है, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पिछली क्लास है उसमें एक क्वेश्चन पे मेरे सामने बहुत सारे डाउट्स आए हैं, वो क्वेश्चन जिसको रट्टा मारना था। और उस क्वेश्चन में बच्चों का जो मेनली डाउट्स है वो है, सर इक्विवेलेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और कैसे पता लग रहा है कि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था रिपीटिटिव नेचर का है, तो ही हमें इक्विवेलेंट लगाना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमें इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालना चाहिए था, मैं खुद बोल रहा हूँ। पर आईसीएआई ने नहीं किया है, और आईसीएआई ने उसमें एक नहीं बहुत सारी गलतियां किया है, उसे याद ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, आप उसे इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकाल सकते हो, लेकिन नंबर मिलने के चांसेस नहीं। इसलिए यार मैं ना अपने कॉन्सेप्ट पे आना ही नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि भाई आप पास हो जाओ। आप भी जानते हो सच्चाई क्या है, तो हम उस मैटर पे बात, और उस पे मैं कोई एजम्पशन नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है शुभांशु। तो चलो हम एक और क्वेश्चन करने जा रहा है, एक ही क्वेश्चन छूटा हुआ है। और निशांश शुभ कह रहे सर होमवर्क बाई कॉस्ट एवरी ईयर सेम रहेगा ऐसे क्या? शुभ डाउट्स, ये वाला डाउट्स होमवर्क में, होमवर्क एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि होमवर्क में आपके क्या डाउट्स आए हुए। होमवर्क जो है उसका मैं डिस्कशन या तो क्लास के बाद कर लूंगा, या तो मुझे पर्सनली एक बार मैं देख लेता हूँ उसको, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है इजी होमवर्क है पर उसमें भी डाउट्स आ रहे हैं, तो पक्का पक्का उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, होमवर्क के विषय में मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ, होमवर्क के विषय में मैं कल बात करूंगा, उसमें लर्न करना है कि नहीं करना है। ठीक है, होमवर्क के मैटर पे मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा सा, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होमवर्क है, जो भी डाउट्स आ रहा है, मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, होमवर्क जो है मान लो वो होमवर्क है ही नहीं, मैं कल डिस्कशन कर लूंगा, अगर लगेगा तो मैं वो क्वेश्चन बनवा दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आज के लिए। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जो आपके सीए इंटर में भी था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और ये शायद स्टडी मटेरियल में भी है, क्वेश्चन नंबर 6। सर TYK 22, TYK 22। थैंक यू किशन। TYK, ठीक है सर। तो पिछले जो क्वेश्चन मैं बना रहा था उसमें मुझे किसी ने कहा था सर इसमें लिखवा दीजिए कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो। एक्चुअली मैं एज्यूम इसलिए कर रहा था कि मैं जो आईसीएआई का सॉल्यूशन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। पर सीरियसली बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट लेना चाहिए तो 100% लेना चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूँ कल जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसकी। इसलिए मैं उस पर कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ कि मैंने क्या एज्यूम किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक बार क्वेश्चन रीड करें, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या सीए इंटर में भी था, ये क्वेश्चन सीए इंटर में भी है, आज भी है। और आईसीएआई ने इसका एक सॉल्यूशन नहीं किया, इसके 2-3 सॉल्यूशन किए और तीनों की तीनों गलत है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन, मैंने कहा टोटल मिलाकर आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, उसमें से एक क्वेश्चन ये था और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, लिखा एएन कंपनी रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग मशीन।
या फिर जो पहले से मशीन है उसका ओवरहॉलिंग करना है। मुकुंद अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, बस बच्चों से बातें ही कर रहा था। तो ए एन कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग मशीन, एक बार रीड करो क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। हाँ जी, पढ़ा है सर। पहले से कोई मशीन है, हाँ एग्जिस्टिंग मशीन है, तो अब हमें डिसीजन ये लेना है क्या उसको रिप्लेस कर दिया जाए या फिर उसका रिपेयर कर दिया जाए, ओवरहॉलिंग किया जाए। पहला तो ये समझ में है। एन कंपनी करंटली पे नो टैक्सेस, बोले टैक्सेस है नहीं है, चलो भाई अच्छी बात है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90,000 नाउ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है अगर अभी हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो 90,000 की आएगी। न्यू मशीन खरीदेंगे तो 90,000 रुपए खर्च होगा। एंड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर्स फॉर 8 ईयर्स। तो मशीन जो है वो 8 ईयर्स चलेगी, जो न्यू मशीन है वो 8 साल चलेगी, और उस पे मेंटेनेंस का खर्चा कितना है? ₹10,000। 10,000 पर एनम for 8 years. At the end of 8 years, it would have a salvage value 20,000. ये सारी बात किसके लिए हो रही है सर? ये सारी बात हो रही है न्यू मशीन के लिए। ठीक है। The existing machine require increasing amount of maintenance. अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो और अगर आप ओवरहॉल भी, अगर आप रिप्लेस नहीं करते तो सर खर्च भी आएगा, और खर्च जो है ऐसे आएगा, बोले अभी प्रेजेंट, अभी की अभी बेच दोगे ओल्ड मशीन को तो 40,000 की बिक जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 साल होल्ड करते हो तो एक तो मेंटेनेंस का भी लगेगा 10,000। ये किसके मेंटेनेंस की बात है? ओल्ड मशीन। और उसके बाद बेचोगे तो 25,000। फर्स्ट ईयर में अगर रिप्लेस करोगे तो 25,000 रुपए में सेल होगा। सर अगर सेकेंड ईयर में अगर 2 साल चलाते हैं, ओल्ड मशीन को 2 साल चलाते हैं और न्यू मशीन आज नहीं खरीदते, 2 साल बाद खरीदते हैं, तो सर फिर क्या होगा? फिर यहाँ दिख रहा है 20,000 रुपए मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा और 15,000 की बिकेगी। मतलब सर धीरे धीरे मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है। यस, किसकी बात हो रही है? ओल्ड मशीन। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है? 15%। और कंपनी को मशीन रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं, और एन्युटी फैक्टर दे रखा है, क्यूमुलेटिव दे रखा है कितने साल का? 8 इयर्स का, और ये 8th ईयर का फैक्टर दे रखा है। अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते? और मैं भी वैसे ही करता जैसे आप करते, सीधी सी बात है। अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करता। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अपने हिसाब से कराऊं, उस पर नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आज का नहीं है। ये क्वेश्चन क्या आपने पहले किया हुआ है? यस या नो में जवाब देना। क्या ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है? क्या ये क्वेश्चन पहले आपने सीए इंटर में देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ? यस, इंटर में था। हाँ जी, मैं जानता हूं सीए इंटर में था। बड़े आश्चर्य की बात है, सीए इंटर में जब था ये क्वेश्चन, अभी भी अगर देखा भी है और याद भी नहीं है, देखा भी है तो याद भी नहीं है। ठीक है अनंत, अब यार मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करवाया जा सकता है। लॉजिकली, जो आप सोचोगे वो मैं सोचूंगा लॉजिकली, और दूसरा या तो फिर आईसीएआई ने जो किया है वो करेंगे।
और क्योंकि ये क्वेश्चन आज की बात नहीं है, ये क्वेश्चन कई जमाने से है और ऐसा ही सॉल्यूशन है। अगर आप मेरे हिसाब से करते हो तो यार आपको नंबर नहीं मिलेगा, हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है। तो सर ये भी क्वेश्चन क्या याद करना पड़ेगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा। सर चलो स्टार्ट करेगी क्वेश्चन। यस, सबसे पहला काम मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोई हाँ जी, सबसे पहला काम बेटे, क्वेश्चन हमको कोर्स खत्म करना है। सबसे पहला काम हम जैसे बताते जा रहा हूं वैसे करते जाना। सबसे पहला काम, न्यू मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है सर, न्यू मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, तो अब मेरे साथ साथ मुझे बताते जाओगे। सबसे पहले मैं न्यू मशीन का कॉस्ट करूं, जिसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते। न्यू मशीन, आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि एग्जिस्टिंग मशीन है, सिर्फ न्यू मशीन से रिलेटेड कॉस्ट बता दीजिए। सर न्यू मशीन अगर हम खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट है 90,000। कॉस्ट ऑफ मशीन ₹90,000। ठीक है किशन, आगे चले। इसके अलावा और किस चीज का खर्चा है? सर हर साल न्यू मशीन में मेंटेनेंस का खर्चा है 10,000 रुपए पर एनम लिखा है। तो यार कितने साल खर्च आएगा ये? सर हर साल आएगा, 8 साल तक आएगा। तो क्या हम इसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं? यस, 10,000 पर एनम है, मैं तो टोटल 8 साल का कॉस्ट निकाल रहा हूं, निकल सकता है। यस, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ₹10,000 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना दिया? 4.4873। कितना आ रहा है? 44873। ठीक है निशिता, इस क्वेश्चन को यार सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा बोला जो इंपॉर्टेंट है, मतलब सर सोच समझ के करना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीए इंटर में भी बैंड बजाया है बच्चों की, यहाँ भी दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से करना। उद्धव गुड इवनिंग। बस यही क्वेश्चन कर रहा है, अभी हमसे बात कर रहे थे बच्चों के साथ। माइनस, मैं कह रहा हूं कि न्यू मशीन की मुझे कॉस्ट निकालना है, और न्यू मशीन की कॉस्ट है 90,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। ठीक है सर, अब क्या होगा सर? अब ओल्ड मशीन, सॉरी न्यू मशीन 8th ईयर में, हाँ सेल्वेज, सेल्वेज भी तो आएगा सर। यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज ₹10,000। और फैक्टर बोलो, फैक्टर 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 सर 0.3269। तो ये माइनस हो जाएगा 3269। खुश? चलो ठीक है जी, ओके, गलती हो गई, गलती हो गई, जान ले लोगे क्या? मान से 6538। मैं तो चेक कर रहा था एक्टिव हो कि नहीं हो।
बताओ कॉस्ट कितना आया? वन टू 8335। ठीक है, अगर हम न्यू मशीन खरीदते हैं तो टोटल मिलाकर कॉस्ट, क्योंकि यार कैश इनफ्लो के विषय में बताया नहीं है, तो टोटल मिलाकर कॉस्ट आ रहा है 128335। क्या आप मुझे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल सकते हो? सर क्यों निकाल रहे हैं भाई, निकाल लो एक बार। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हमको याद। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, सर ये कितने साल का कॉस्ट है? 8 साल का है, तो हर साल का कॉस्ट निकल सकता है क्या, या हर साल का कैश आउटफ्लो निकल सकता है कि इक्विवेलेंट निकल सकता है? सर इक्विवेलेंट कॉस्ट 128335 डिवाइडेड बाय 28600 आ गया। 4.4873 28600। कोई बात नहीं अंश, वैसे भी हम इस क्वेश्चन को रटने ही वाले हैं। 28600 आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। यस। अब यार मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिसीजन क्या लेना, एक्चुअल में डिसीजन क्या लेना। सर डिसीजन ये लेना है, सुनना, डिसीजन ये लेना है, हमें आज रिप्लेस कर देना चाहिए, या हमें 1 साल बाद रिप्लेस करना चाहिए, या हमें 2 साल बाद रिप्लेस करना चाहिए, या तो हमें 3 साल बाद रिप्लेस करना चाहिए, या तो हमें 4 साल बाद रिप्लेस करना चाहिए, और उसके बाद तो मशीन ही खत्म हो गई, उसके बाद क्या रिप्लेस करो। डिसीजन यही है और कुछ नहीं है। आज या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद। तो हिम्मत दिखाए। याद है वो टेबल, 1 साल में रिप्लेस करना चाहिए कि 2 साल में? याद है वो कल जो टेबल किया था? हाँ सर, सबका इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकालेंगे, वो बाद में समझेंगे हम लोग कि वो कैसे होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकालना चाहिए, सीधी सी बात है। पर मैं अभी 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 टेबल के विषय में सोच रहा हूँ कि यार टेबल बनेगी तो कैसे बनेगी। सर टेबल ऐसे बनेगी, रिप्लेस टुडे, रिप्लेस इन 1 ईयर, रिप्लेस इन 2 ईयर, रिप्लेस इन 3 ईयर, रिप्लेस इन 4 ईयर्स। याद है ना वो टेबल? तो चलो हिम्मत दिखाते हैं, कॉपी में जगह नहीं होगी तो मैनेज करना पड़ेगा। टेबल बना रहे हैं हम लोग, बिना टेबल के नहीं होना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या क्या आएगा, पहले देख लेते हैं। हाँ फ्रेश पेज लेना पड़ेगा इसके लिए, कॉपी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। पहले पहले सोच लेते। एक तो आ जाएगा यार, वर्टिकल में बनाओ। एक तो सर, एक तो वो आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स। ठीक है, वैसे वैसे उसमें कुछ लिखते नहीं हम लोग। ईयर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ईयर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो आएगा। ये रिप्लेस नाउ, नाउ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तब सर बहुत टेंशन है ये। रिप्लेस इन 4th ईयर, एक कॉलम, दो, तीन, 1 2 3, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, इन 1 ईयर। और रिप्लेस नाउ, जगह ही नहीं बची, मैनेज करता हूं मैं। नाउ और सर प्रेजेंट वैल्यू, और सर 0 0 हटा निकाल ले, क्या निश्चित का कहना है। सर 0 से बहुत दिक्कत है, एक तो जगह नहीं, ऊपर से 0 और लगाएंगे। हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ईयर
और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है हमको 15% के। भाई आपको 2 पेज में मेंटेन करना है कि 1 पेज में मेंटेन करना है, आप देख लेना। आप कुछ बच्चों का कहना है सर पहले रिप्लेस नाउ और 1 ईयर कर लेते, फिर 2 ईयर 3 ईयर कर लेते, अलग अलग भी तो कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो रजिस्टर है वो बहुत बड़ा रजिस्टर है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस नाउ, रिप्लेस इन 1 ईयर, रिप्लेस इन 2 ईयर्स, रिप्लेस इन 3 ईयर्स और रिप्लेस इन 4 ईयर। अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक डिजाइन बन चुकी है सबकी। बना लो आराम से, टाइम ही टाइम। ठीक है, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना वो आपको बात सहन नहीं होने वाली है। पर सुनो सुनो सुनो, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, पहले मैं वो बात कर। अगर मैं होता तो मैं लिखता कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। हाँ, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सर एग्जाम में वर्टिकल कॉपी चेक होगी ना? हाँ जी होगी, आपने बनाया, मेहनत किया। आप ये मत सोचिए कि आईसीएआई बिल्कुल जालिम है, चेक होता है, आपने जो भी लिखा सब चेक होता है। तो सुनो 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 भाई, मुद्दे की बात करें, कॉपी तो हो गया। हम मुद्दे की बात करते, इस क्वेश्चन में 1 घंटा नहीं लगाएंगे। मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं लिखता कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर आज कितना, तो आज अगर मशीन खरीदता हूं तो मशीन मेरी न्यू मशीन खरीदता हूं तो कितने साल चलेगी? 8 साल। और ओल्ड मशीन को आज ही बेच देता। बेटे बिल्कुल ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं क्या करता। मैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिखता आज। अगर आज खरीदता तो आज पैसा जाता। कितना पैसा जाता सर? आज खरीदते आप तो 90,000, ठीक है। आज खरीदता तो आज जाता 90,000, आज ही बेच देता। फिर मेरा कभी भी ओल्ड मशीन से रिलेटेड कुछ नहीं होता, कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता, बस न्यू मशीन का जो भी खर्चा वो ऐड कर देता। मतलब यार टोटल मिलाकर आज मशीन खरीदता तो 8 साल चलती। अगर मैं आज रिप्लेस नहीं करता, मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता तो क्या होता? तो जो मशीन में खरीदता कब? 1 साल बाद। तो 1 साल बाद का कॉस्ट मतलब जो भी है 90,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेता, फर्स्ट ईयर में खरीद रहा हूं। हाँ सर। और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, लेकिन अब ओल्ड मशीन का जो मेंटेनेंस का खर्चा वो भी यहां ऐड होता। आप खुद सोचिए, आप भी ऐसा ही करते, मुझे ऐसा लगता पर्सनली आप भी ऐसा ही करते। अब मैं यहां लिख रहा हूं इक्विवेलेंट
एनुअल कॉस्ट नेट ऑफ सेल्वेज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। हाँ, ओल्ड मशीन को तो सर आज अगर आज रिप्लेस कर देता तो आज बेच देता, बिल्कुल सही। मैं कहता हूं अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता तो फिर उसका जो ओल्ड मशीन का, मैं ओल्ड मशीन चलाता ना यार 1 साल, तो उसका मेंटेनेंस तो आता ही आता। अभी अभी हम मुद्दे के मैं क्या करवाता वो बाद में करेंगे, पहले वो कर ले कि ICAI ने क्या किया। मैं कह रहा हूं कि अगर हम न्यू मशीन खरीदते तो उसका एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, निकाला है आपने कहीं ना कहीं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। बताओ कितना है न्यू मशीन खरीदने से, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट निकाला है आपने, कितना आया था यार एनुअल कॉस्ट, कहीं ना कहीं निकाला था आप, निकाला 28,600। 28,600 लिख लिया हूं, 28,600। धीरे करवा रहा हूं क्योंकि चीजें याद करवानी है तो धीरे ही करवाना पड़ेगा। 28,600। मैं 1 मिनट के लिए आपसे कुछ एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, प्लीज आप कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो मशीन खरीद रहा हूं एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 28,600 ही है। आज खरीदूंगा तो 28,600 है, 1 साल बाद खरीदूंगा तो 28,600 है, 2 साल बाद खरीदूंगा तो 28,600 है। बस मैं इतना बोल रहा हूं। और प्लीज थोड़े समय के लिए मान लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आज अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो उसका एनुअल कॉस्ट है 28,600। मैं कह रहा हूं कि इसको कॉस्ट ही मान लो ना यार, उसका कॉस्ट कितना है 28,600। ठीक है। और सर नहीं माने तो ऑप्शन भी नहीं है आप लोगों के पास, ना मेरे पास ऑप्शन है। 28,600 इसका कॉस्ट है 28,600। क्या हमारे पास ओल्ड मशीन पहले से है? यस। अगर मैं आज इसको खरीदता हूं तो 28,600। हाँ, तो ओल्ड मशीन को बेचूंगा ना भाई, तो बेचने के बाद मेरा नेट कॉस्ट कितना पड़ा, बस इतना मैं सुनना चाहता हूं। मैं क्या कह रहा हूं काश आप समझ जाओ। ये न्यू मशीन की कॉस्ट है 28,600 और ये ओल्ड मशीन है, आज बेचोगे तो 40,000 की बिक जाएगी। क्या मुझे नेट बताओगे कितना आएगा? 28,600 आज अगर सर 11,400 इधर गया क्वेश्चन। हाँ सर, आज अगर आप न्यू मशीन खरीदते हैं तो 28,600। मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट ही मान लो ना यार, 28,600 माइनस करो सेल्वेज, सेल्वेज माइनस करोगे 40,000। आज ही तो बेच रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू का चक्कर ही नहीं है। अच्छा सर, तो मैं बस यहां कह रहा हूं कि इक्विवेलेंट एनुअल, आज की बात करो, आज को मैं 0 बोल सकता हूं, यस, और 0 को 1, और यहां कितना आया आपका 11,400 माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? मुझे बस इतना बताओ। 11,400 माइनस कैश आउटफ्लो है कि इनफ्लो, माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? 11,400 प्लस या माइनस, आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? नेट में बताओगे आउटफ्लो है या इनफ्लो है? आउटफ्लो होगा तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, इनफ्लो होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। सर 11,000 इनफ्लो है, इनफ्लो है तो प्लस में लिखेंगे, आउटफ्लो है तो माइनस में लिखेंगे। अक्षय अभी भी सोच लो कि यार हो क्या रहा है। सर आज पैसा जाएगा 28,600, आज पैसा जाएगा 28,600। ठीक है। और जब ओल्ड मशीन है उसको बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 40,000। तो सर इनफ्लो है, इनफ्लो है तो हम प्लस में लिखेंगे, और यहां प्लस में कितना लिखेंगे? 11,000 और उसका प्रेजेंट वैल्यू, बाकी डैश। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम आज रिप्लेस नहीं करते, हम 1 साल बाद रिप्लेस करते, तो सर 0 पॉइंट फैक्टर क्या, फर्स्ट ईयर का फैक्टर बताओगे? वन डिवाइड 1.15,
0.1 डिवाइड 1.15 0.870 0.870 ठीक है सर। अगर हम 1 साल बाद रिप्लेस करते, 1 साल बाद, हाँ 0.870 ले लिया मैंने, बिल्कुल सही 870 ठीक है। फिर से बोल रहा हूं सर, अगर हम 1 साल बाद रिप्लेस करते तो फिर कॉस्ट ऑफ मशीन कितना होता? 28,600 उतने की है, एनुअल कॉस्ट है 28,600, एनुअल कॉस्ट है 28,600 जाता। लेकिन अगर मैं 2 साल, सर मेंटेनेंस का भी तो आएगा, वो बाद में लिखूंगा, एक एक चीज लिखूंगा, धीरे धीरे लिखूंगा। हाँ सर, और सर 2 साल बाद अगर फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम मशीन बेचते तो 25,000 की बिकती, यस। तो नेट में क्या होता? 28,600 जाता सर, और सिर्फ 25,000 आ जाता। तो मानसी 3600 माइनस, तो चलो ठीक है, यहां लिखा मैंने 3600 माइनस, और उसका प्रेजेंट वैल्यू करो 3600 इंटू 0.87 3132 3600 3132। अगर हम 2 साल बाद रिप्लेस करते, 2 साल बाद रिप्लेस करते 1 डिवाइड 1.15 0.756। अब तो नेट बता सकते हो आपसे, 0.756। मैं 3 डिजिट में ले रहा हूं निशिता, आप 4 में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जगह कम है, वैसे आप ही ने तो कहा था सर जगह कम है, आप तो 0 भी नहीं लेने वाले थे। वैजंती 0.756, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सेकेंड ईयर का बोलो, सेकेंड ईयर में नेट 13,600 माइनस, कैसे आया पता है ना यार? हाँ सर, अब पता क्या, रट्टा ही तो मार रहा है सर, तो ऐसे मारते 13,600 और 13,600 इंटू 0.756, तो सर ये आ जाता 10,282 ले रहा हूं। अगर हम थर्ड ईयर में रिप्लेस करते तो 0.657, फाइव एट है क्या? सॉरी वैजंती, 5751 है, 8 ले लूं, जैसे आप बोलो 8 ले ली। 18,600 प्रीति का आंसर है, और नो डाउट कि माइनस में ही आएगा। 18,600 इंटू 0.658, तो सर ये आ गया 12,239। हाँ निशिता, सही में मजाक कर रहा था, आप सीरियसली ले रहे हो। 4 डिजिट में ही लेना चाहिए, पर मेरे पास जगह कम है तो मैंने 3 लिया। सर आपको मालूम है, आपने सॉल्यूशन देखा, उसने भी 3 ही लिया है, ऐसा कुछ नहीं। फोर्थ 1 डिवाइड 1.15 1 2 3 4 0.572। आंसर 0.572। अगर मैं 4 साल बाद रिप्लेस करूंगा तो 28,600 तो जाएगा। अक्षय 16359, ये वाला क्या, ये गलत हो गया क्या? 18,600 इंटू 0.658, नहीं सही तो है।
अच्छा ये वाला बता रहे हो सर, ये तो 28,600 ही है और 28,600 इंटू 0.57 ये वाला बता रहे थे 16,359 16,359। ठीक है, ये तो हो गया। अब बचा भाई सिर्फ ये कि ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस कब होगा, कब होगा। ये कल इस मैटर पे बात हो चुकी थी। आज रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इट मींस मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट और ऐड करना है बस। फर्स्ट ईयर में होगा 0.870। ड्यूरिंग द ईयर होगा, किशन बिल्कुल सही है। निशिता आपका भी कहना सही है, ड्यूरिंग द ईयर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आज ही रिप्लेस कर दूं तो ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं मशीन आज ही बेच देता हूं, आज ही बेच दिया, तो ओल्ड मशीन को मैं मेंटेनेंस करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। सर आज ही बेच दिया तो क्यों करवाओगे, प्रीति सही है 8700, पर मैं कह रहा हूं कि यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां आएगा, बस ये डिसाइड करना है हमको। सर यहां तो नहीं आएगा पक्का, ठीक है सर। फर्स्ट ईयर में अगर रिप्लेस तो फिर तो आएगा सर, और क्योंकि हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, पैसा जा रहा है तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, और ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे। तो सर 87,8700। अगर 2 साल बाद रिप्लेस करूं तो कुछ भी कर लो ना सर, फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस तो करवाओगे। यस, तो 10,000 8700, 10,000 8700, 8700। सेकेंड ईयर में भी तो मेंटेनेंस है, इट मींस अगर मशीन को आप और रोकते हो तो और बर्बाद हो जाओगे। देखिए हाँ, और 20,000 रुपए का खर्चा। फैक्टर क्या है, फैक्टर तो 2 साल बाद रिप्लेस करूंगा तो यहां तो नहीं आएगा, नहीं सर। सेकेंड ईयर के एंड में तो आएगा मेंटेनेंस का। यस, कितना रुपए है सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस सर, ये 20,000। 15,120। सर थर्ड ईयर में मेंटेनेंस होगा। यस, आज रिप्लेस करूंगा तो नहीं होगा, 1 साल भी बाद रिप्लेस करूंगा तो नहीं होगा, 2 साल में रिप्लेस करूंगा तो क्यों मेंटेनेंस करवाऊंगा, तीसरे साल चलाऊंगा तो भाई मेंटेनेंस तो करवाना ही पड़ेगा। और ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा 30,000। वन 9,740। फोर्थ ईयर 0.572, यहाँ कहीं भी नहीं आएगा। 40,000, 4 साल तक रखोगे तो फिर मेंटेनेंस आ जाएगा 40,000। और शुभांशु 22,880, ठीक है निश्चित 2288। अब क्या करना है सर, अब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल मार, कि हमारा कितना जा रहा, आज रिप्लेस कर रहे तो कितना जा रहा, 1 साल बाद कितना जा रहा, 2 साल बाद कितना आ रहा, 3 साल बाद कितना जा रहा, इस सबको टोटल मार लेते। आज रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव है 11,400,
इसका प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेते हैं 3132 प्लस 8700 सर 11832 नेगेटिव 13,600 प्लस 10,000 प्लस 20,000 10282 8700 प्लस 15120 34102 12239 plus 8700 plus 15120 plus 19740 55199 negative 16359 plus 8700 plus 15120 16359 plus 851 plus 19740 899 ठीक है। और सर ये क्या बेवकूफी है यार, आप क्या समझ रहे हो? आज रिप्लेस करोगे भाई, ये तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। जब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा और सैलरीज, आप खुद सोचो ना यार, तो सर ये तो कोई भी बता देगा। ये इसके लिए ये लंबा सा टेबल बनाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे डिसीजन होना होता तो यही दे देते कि यार 1 साल बाद, एक सुनना ध्यान से, अभी रिप्लेस करोगे तो फायदा है, 1 साल बाद रिप्लेस करोगे तो सर मेंटेनेंस भी लगेगा और ये भी लगेगा, सैलवेज भी कम हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, सैलवेज भी कम हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस बढ़ेगा। तो सर 4 साल बाद रिप्लेस करने का मतलब ही नहीं है। हमें कब रिप्लेस करना है? हमें तो आज ही रिप्लेस कर देना चाहिए। बच्चों का कहना सर इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीयू क्यों नहीं निकलेगा? निकालना चाहिए, क्योंकि ये कैश फ्लो है 1 साल का, ये कैश फ्लो है 2 साल का। निकाल भी लोगे, वैसे तो मैं निकालूंगा ही नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी नहीं, अगर निकाल भी लेते, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने गलत किया, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मैं मजबूर हूं। और कभी कभी टीचर बहुत, मैं पढ़ाने जब आप ये क्वेश्चन करवा रहा था ना यार, तो मुझे जब क्लास आ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चों को कैसे बताऊं, क्योंकि ये रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले मैं करता था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी, पहले मैं बोलता था आईसीएआई का गलत है, काटो इसे, मेरे हिसाब से चलो, बच्चे मेरे हिसाब से चले। नीरज बस मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सर हमें क्या हमेशा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ निकालना चाहिए? मैं कह रहा हूं यस, निकालना पड़ेगा। आपको हमेशा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ निकालना है अगर लाइफ अलग अलग है तो। लेकिन यहां की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा टोटल मिलाकर 2 क्वेश्चन है। वो 2 क्वेश्चन है जो कल करवाया था, मैंने कल ही बोल दिया था कि कल मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको तो बहुत ढंग से याद करना पड़ेगा। हाँ, बात ये है, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं सर। अगर हम इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव और सभी के सभी नेगेटिव है। ये सब नेगेटिव है ना यार, तो मतलब ही नहीं बनता। अगर इक्विवेलेंट निकाल भी लोगे तो सबकी सब नेगेटिव आएगा और ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इक्विवेलेंट एनुअल। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैंने तरीका ही गलत है मेरे करवाने का, पर मैंने आईसीएआई को फॉलो किया, दैट्स इट। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि मैं, होता क्या था मैं बता दूं, अपनी बात डिस्कस कर लूं पहले, अपने आपके साथ तो कर ही सकता। हाँ अंश, इसलिए तो मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं कर पड़ता अगर आप लेट भी आए हो तो। हाँ, तो पहले मेरी बात सुनो। पहले मैं ये क्या करता था कि मैं कहता था काटो इससे, और मेरे हिसाब से चलो, मैं जो बता रहा हूँ वो लॉजिकल है और वो कौन, और बच्चों को भी मजा आता था, सर वाह क्या समझाया। मजे वजे लेने के लिए नहीं यार, नहीं हमें तो, और कॉन्सेप्ट ठीक है, हमें पास होना है यार। तो सर ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, याद करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, 45 मिनट जो क्वेश्चन सर याद ही करना था उस पे 45 मिनट्स क्यों बर्बाद करवा दिया आपने, सॉरी। चलो हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो एक कॉन्सेप्ट था इस पे बड़े सारे डाउट्स, बहुत सारी वो बाकी भी रह गए था, और नाम है उसका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एक बार लिख लेना। फिर कितने मिनट का लेक्चर होगा? कम से कम 15 मिनट का लेक्चर, उससे ज़्यादा का है नहीं। तो डाला क्यों नहीं था कि मुझे ऐसा लगा था कि ये उतना, क्योंकि मेरी बात समझ, एपीवी, एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ये टॉपिक कहाँ का है एक्चुअल में? ये दो जगह है। एक है हमारे कैपिटल बजटिंग में, एडवांस कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन नहीं है, और इसके अलावा बिजनेस वैल्यूएशन, वहाँ भी क्वेश्चन नहीं है। हालांकि वहाँ मैंने थियरी डिस्कस कर दिया था, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था, ज़्यादा हमको ज़रूरत भी नहीं। पर फिर भी बच्चों का कहना, सर एक क्वेश्चन है एडवांस कैपिटल बजटिंग का, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि एडवांस कैपिटल एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का एपीवी, एपीवी का क्वेश्चन है, जो आपने छुड़वा दिया था, उसको नहीं करवाया। तो भाई साहब वो क्वेश्चन हमारे सीए फाइनल का क्वेश्चन नहीं है। जब बुक बनाई जा रही थी तो मैंने कहा यार एक आध क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 सीए इंटर का उठाकर डाल दिया। इट मीन्स अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ का है, क्वेश्चन नंबर 50 सीए इंटर का है, और सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो न्यू मॉड्यूल है उसमें है ये क्वेश्चन एपीवी का। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आज आया है या न्यू मॉड्यूल में, पहले भी था। खैर मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे फाइनल में क्वेश्चन नहीं है एपीवी का। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के लिए आपको नॉलेज चाहिए एमएम मॉडल। एमएम मॉडल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर और नॉलेज नहीं है तो मैं ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा। इट मीन्स इनका क्या कहना है, एक बार इस ये जो थियरी है एमएम ने जो बोला है वो क्या बोला है वो समझाने। एमएम बहुत सारा लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। एमएम ने ये बोला है, मान लो एक फर्म है, फर्म ए, और एक फर्म है फर्म बी, और ये दोनों कैसी फर्म है सर? सिमिलर, सिमिलर फर्म, एक जैसा प्रोजेक्ट है, सब कुछ एक जैसा है, और सिवाय कैपिटल स्ट्रक्चर के। अगर उनका ये कहना था कि यार अगर हम निकालेंगे, एक जैसी कमाई होती है, सब कुछ एक जैसा है, तो उनका कहना है कि वैल्यू ऑफ फर्म ये वाला इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों फर्म का वैल्यू बराबर रहेगा। सर आप सीए इंटर पढ़ा रहे हैं कि मजबूरी है, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। बोले दोनों फर्म का वैल्यू एक जैसा रहेगा। सवाल यह है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये सब सर प्लीज प्लीज याद मत दिलाओ यहाँ की बात। सवाल ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इट मींस अभी आपका कहना है कि ये दोनों फर्म का वैल्यू एक जैसा होता है, लेकिन बोले अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, और इसमें डेट भी है, डेट भी, इसमें सिर्फ इक्विटी है और इसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों है, तो इस डेट की वजह से फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एमएम का बस इस मुद्दे पे कहना था, और उसी से निकल कर आया है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो ऐसी फर्म जिसमें सिर्फ इक्विटी है, तो ऐसी फर्म को कौन सी फर्म बोला जाता है सर? ऐसी फर्म को बोला जाता है लीवरेज्ड फर्म। नहीं, अनलीवरेज्ड यार, अनलीवर्ड बोलते। इक्विटी भरे ना, तो लीवरेज तो है नहीं इसमें।
सर ऐसी फर्म को बोला जाता है अनलीवरेज्ड फर्म। एमएम पढ़ाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, एमएम पे नहीं जाऊं, तो अनलीवरेज्ड फर्म को यू बोल सकते हो, अनलीवरेज। तो सर ये दोनों, और जिसमें डेट है उसको क्या बोलते हैं सर, लिवरेज्ड फर्म। एमएम का ये कहना है सर वैल्यू ऑफ फर्म जो अनलीवर्ड है, अनलिवरेज है, और वैल्यू ऑफ फर्म लिवरेज है, दोनों का वैल्यू एक जैसा रहता है। इट मीन्स यहां क्या आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवरेज्ड। बात समझ में आ रहा है? इस मैटर पे सी इंटर में ढंग से पढ़ा होगा यार। बस जहां जिस फर्म में डेट है वो थोड़े ज्यादा फायदे में, ये उसकी वैल्यू ज्यादा आती। एमएम का भी यहाँ क्या कहना है, एमएम का कहना भैया कैपिटल स्ट्रक्चर भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसी फर्म जिसमें इक्विटी है और ऐसी फर्म जिसमें डेट भी है, तो जो लिवरेज फर्म है उसको इस डेट की वजह से फायदा मिलता है। अगर टैक्स पिक्चर में है तो उनका कहना है कि इस डेट पर एक फायदा है, इस डेट पर टैक्स सेविंग्स होता है, टैक्स बचता है, क्योंकि डेट पर हम इंटरेस्ट देते हैं और पीएनएल अकाउंट में हम डेबिट में मारेंगे, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स बचे। तो बोले बस अगर लिवरेज फर्म हमेशा वैल्यू ज्यादा रहेगी अनलिवरेज फर्म से, अगर दोनों में एक जैसा एसेट है, तो बस किस चीज का फायदा होगा, जो लिवरेज फर्म है क्योंकि उसमें डेट है और इस डेट से टैक्स सेविंग्स होता है, तो इसका फायदा भी तो हमको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन आ सकता है सर डेट पे टैक्स सेविंग्स थोड़ी ना होता, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होगा, तो बिल्कुल बेकार की बात है, फिर तो आपने सीए इंटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ओके सर, क्या बात कर रहे हो, समझा दूंगा भाई क्वेश्चन के। ठीक है, ओके। तो ये एमएम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एक छोटा सा 10 मिनट के टॉपिक के लिए एमएम में वापस नहीं पढ़ा सकता। ठीक है सर, ठीक है, पर इन सब से पहले अगर आप कहोगे कि सर नहीं फॉर्मूला नहीं, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भैया फिर तो खूब पढ़ा है आपने, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम अप्रोच विथ आर्बिट्रेज विथ टैक्स। अभी मैं नहीं जाना चाहता सर, ये बात समझ में आया, वापस आओ ना सर कैपिटल बस्टिंग। अब कैपिटल बस्टिंग में क्या है, तो बोले कैपिटल बस्टिंग में भाई ऐसा है, सुनना ध्यान से। अब कैपिटल बस्टिंग क्या, तो बेस लेके आपकी कैपिटल बजटिंग ये बोलता है, हाँ सर आप कैपिटल बजटिंग भी बता दो तो ज्यादा अच्छा। उनका ये कहना है कि मान लो आपने किसी पैसा, ओके, आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और पैसा लगाया, तो ये मान के चलो कि जो भी पैसा उठाया था सबसे पहले वो पैसा इक्विटी से फाइनेंस, ऑल इक्विटी फाइनेंस, पूरा पैसा आपने इक्विटी से उठाया और इक्विटी से उठाकर आपने नॉर्मल क्या निकाला, एनपी। इट मीन्स स्टेप नंबर 1, ऐसे लिख पा रहा हूं, इसको कहीं अलग लिखवाओगे कि चलो अलग से लिख। सबसे पहले आपने 1, सबसे पहले आपने कैलकुलेट एनपीवी assuming all finance from
ठीक, आप ये मान के काम कर रहे कि पूरा की पूरा जो पैसा है वो इक्विटी से उठाया और आपने एनपीवी निकाला। इस एनपीवी को जो बोला जाता है उसका नाम है इस केस एनपी वर्ड सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट, दैट्स इट। और सर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी कंसिडरिंग टैक्स इफेक्ट ऑन। तो सीधी सी बात है कि यार एनपीवी एक जैसे ही होना चाहिए। कौन सा? चाहे आप पैसा इक्विटी से उठाओ, चाहे पैसा डेट से उठाओ। जैसा ये बोल रहा है ना, एमएम बोल रहा था, चाहे पैसा आप इक्विटी से लीजिए, चाहे पैसा डेट से लीजिए, एक ही एनपीवी निकलना चाहिए। बस इट मींस एनपीवी ऑफ अनलीवर्ड इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ लीवर्ड। बस एक अंतर है कि अगर डेट है तो उस पर टैक्स सेविंग्स भी तो होगा, और ये जो आएगा जो लीवर्ड है उसको बोला जाता है एपीवी। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। इट मींस अब हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी। ये क्या है सर? ये एनपीवी ऑफ अनलीवर्ड, मतलब बेस केस एनपीवी प्लस डेट इनटू टैक्स। सर डेट पे टैक्स का इफेक्ट कैसे होता वो मैं समझा दूंगा अभी क्वेश्चन के साथ। बस अगर डेट इश्यू करने से कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, भाई डेट इश्यू करते हैं तो खर्च भी तो आता है, तो वो आफ्टर टैक्स फ्लोटेशन कॉस्ट आप माइनस कर देना। कॉस्ट सर स्पेलिंग यार एग्जाम पास में ऐसा नहीं लगता। फ्लोटेशन, दैट्स इट, बस इतना ही। और भी बहुत कुछ हो सकता था, और बहुत कुछ करवा सकता था, नहीं करवाना ना भाई। क्यों आप बच्चे इतना ज्यादा पता नहीं किस किस का सुन लेते हो? ऐसा है एपीवी, एपीवी के मैं करवा दूं 100 क्वेश्चन, टाइम क्यों बर्बाद कर? जो है जितना है पहले उतना तो खत्म करो। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आप लोग बहुत परेशान हो कि यार सर ये रह गया वो रह गया। भाई सब करवा दिया गया है, और रह गया तो चलो करो, सब नहीं कर पाओगे। जो करवाया गया है सब सोच समझ के करवाया गया, एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाओ। ठीक है, सब आप लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, आप डर जाते हो बिल्कुल आराम से कि यार हाँ यार ये क्या करोगे, वो आएगा नहीं। जो किया है वो बहुत सारा है, पहले वो खत्म करो। ठीक है, आप बोलो करवा देता हूँ 3 घंटे का, ये वीडियो चलने दो एपीवी की, कोई मतलब नहीं है भैया, काम काम की चीज करो। लेक्चर बंद करो और पढ़ाना स्टार्ट। एक क्वेश्चन है सी एंटर का, उससे समझाने की। क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर 75 में मिलेगा, और एडवांस कैपिटल बजटिंग में। ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, आपको चेतावनी दी जा रही है कि ये क्वेश्चन ना तो आपके आरटीपी पे है, ना एमटीपी में है, ना तो ये सीए फाइनल के किसी भी मटेरियल में। ये क्वेश्चन सीए एंटर का। सर इसको छोड़ दे कि चाहो तो छोड़ सकते हो, मर्जी। मैं करने के लिए जोर, मेरे रिवीजन में शायद ये मैं कवर भी ना करवाऊं, और ना ही करवाया होगा एपी बड़े। बस वही कॉन्सेप्ट तो यही है, और ये होना ही चाहिए सी एंटर में, क्योंकि सी एंटर में ये तो पढ़ाते हैं हम लोग, मतलब आप पढ़े होगी। देखा, एक्स वाई जेड इज प्रेजेंटली अभी अभी भाई ऑल इक्विटी फाइनेंस है, ठीक है। The director of the company have been evaluating investment in a project is a project which require, कितना रुपए लग रहा है? 270 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर न्यू मशीनरी, और इन्हें उम्मीद है कि एनुअल कैश फ्लो आएगा 42 लाख इनडेफिनेटली, मतलब परपेचुअल।
विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है, CFAT बोल दो। डिस्काउंटिंग रेट जो आपको यूज करना वो कितना करना, 14, ठीक। तो अभी यहाँ की पूरा किसके थ्रू हो रहा है, इक्विटी। अब जाओगे आप अंदर घुसोगे, पहले अनलीवर्ड फर्म का एनपीवी निकालना या अनलीवर्ड एनपीवी निकालना, या अच्छी लैंग्वेज में बेस केस एनपीवी निकाल सकते हो। अब डायरेक्टर क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि यार कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने टैक्स बेनिफिट तो भूल ही गए डेट का, और हम इक्विटी फाइनेंस ना करके अगर हम डेट का फाइनेंस करते, कौन सा डेट, परपेचुअल डेट, तो उसका टैक्स इफेक्ट भी तो आता। कंपनी इंटेंड टू इश्यू सफिशिएंट डेट, बोले हम डेट इश्यू करने का सोच रहे हैं, हम इक्विटी से काम ही नहीं करते, हम इसको अनलीवर्ड को लीवर्ड बनाना चाहते, ठीक है भैया। अगर हम डेट इश्यू करते टू कवर द कॉस्ट, और डेट कितना इश्यू करोगे, बोले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब 270 लाख रुपए, और बोले जो कॉस्ट ऑफ इश्यू आफ्टर टैक्स, उन दोनों के लिए डेट लेंगे, मतलब 270 लाख नहीं लेंगे, जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा ना उसके लिए भी डेट का अरेंजमेंट होगा। मतलब हम पैसा कितना उधार लोगे, 270 लाख प्लस कुछ, ठीक है। करंट एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ऑन कॉर्पोरेट अनडेटेड डेट कितना दे रखा है, 10%। सर ये इंटरेस्ट का रेट है, यस। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इश्यू 10 लाख, इट मीन्स डेट कितने का इश्यू होगा, 270 प्लस 10, 280। टैक्स का रेट है 30%। एडजस्टेड एपीवी मांगा है, ये तो भाई बेकार की चीज है, आपके सिलेबस में है ही नहीं है ना, तो सीए इंटर में ये डाल दिया एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। सर एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कहीं पढ़ा है कि वो पढ़ा होगा, ये वाला ये कुछ और ही चीज है, एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट नाम दे दिया है और कुछ अजीब तरीके से इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पक्का स्किप कर सकते हो, पर कुछ बच्चों में अभी भी है, नहीं 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 सर करवाओ करवाओ, मैं करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। पहला क्या करें, पहला भाई आपको करना पड़ेगा बेस केस एन, मान के चलो कि इक्विटी, फर्स्ट लिख लो यार, बोर्ड नोट्स फिर मांगोगे, नहीं दे रहा हूं मैं बोर्ड नोट्स, इतना तो लिख लो कम से कम। और सुनो, बोर्ड नोट्स नहीं चाहिए भैया, उसमें जो सॉल्यूशन है ना आपकी बुक में उससे कर लो यार। बेस क्या मान के चल रहा है कि सारा की सारा पैसा इक्विटी से, तो मैं इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला है, तो हर साल कितना आएगा सर, हर साल आएगा 42। काउंटिंग रेट कितना है, 14% परपेचुअल है, सारा 270, तो 280 लिखो ना बेटे, अभी मैं कह रहा हूँ ना इक्विटी वाला, अनलीवर्ड एनपीवी निकाल, 42 डिवाइडेड बाय 14% माइनस 270 लाख, तो कितना आ गया, 30 लाख। पहला काम। अब चाहिए हमको अमाउंट ऑफ डेट, डेट कितनी, ऑफ डेट, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 270 लाख प्लस 10 लाख इश्यू कॉस्ट, तो दोनों मिलाकर सर हमें 280 लाख रुपए का डेट इश्यू, मतलब यार इस पे हर साल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वैसे जरूरत नहीं है पर समझाने, कैसा हर साल इंटरेस्ट भी जाए, सर इंटरेस्ट जाएगा 280 लाख का 10%, ₹28 लाख। यस सर। इस पे हर साल टैक्स सेविंग्स भी तो होगा, इंटरेस्ट पे तो होता है ना भाई टैक्स सेविंग्स, हाँ सर हो सर 28 लाख का 30%। सर ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं बताऊंगा सर, 8.4,
तो 8.40 lakhs हर साल टैक्स सेविंग्स कब तक? सब परपेचुअल है। तो जो हर साल टैक्स सेविंग्स होगा, क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर, निकल सकता है। कैसे निकलेगा? तो मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स या टैक्स सेल ऑन डेट 8.40 हर साल टैक्स सेविंग्स होगा। डिस्काउंटिंग आपको डेट के रेट से ही करना पड़ेगा। 8.4 डिवाइडेड 10%, तो सर ये आ गया 84 लाख है क्या एक्चुअल? 84 लाख है सर? 84 लाख ये है, हाँ बोलो, कि हर साल जो हम इंटरेस्ट देंगे उस पे जो 30% का टैक्स सेविंग्स होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। सर टैक्स सेविंग्स ऑन डेट है, सीधी सी बात। बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 84 निकाला कैसे। सर सिंपल निकाला, 280 इंटू 10। सर ऐसे निकाला, 280 इंटू 10%, जो भी आया इंटू 30%, इंटू 30%, और डिवाइडेड बाय, फिर इसी से डिस्काउंटिंग कर लिया 10%। 10 कट हो गया, तो सर डेट इंटू टैक्स ही तो बचा। वही मैं आपको समझाने को, ये फॉर्मूला मुझे करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चा ये फॉर्मूला जानता है, बच्चा बच्चा इसका लॉजिक जानता है, डेट इंटू टैक्स। सर हम नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके सर, इस मैटर पे मैं नहीं जा रहा हूँ। हमने क्या, हमको डेट मालूम है, यस। हमको बेस केस एनपीवी मालूम है, यस। तो अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला क्या था, बेस केस एन प्लस डेट इंटू टैक्स, या प्लस माइनस करो ना सर, सबसे पहले माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। डेट इश्यू करने से फ्लोटेशन कॉस्ट तो जा रहा है, या इश्यू कॉस्ट बोल दो, प्लस डेट इंटू टैक्स। या आप सीधा 84 लिख लेना। तो सर ये आया था 30, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ गया, 10, प्लस डेट कितने का? सर सीधा 84 लिख सकते हैं, कि 84 लिख सकते हैं, या फिर 280 इंटू 30% लिख सकते हैं। मान लो कभी इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया तो फंस जाओगे। ओके, तो सर 280 इंटू 30% प्लस, तो सर ये आ गया 104 लाख। दिस इज एपी। तो भाई खत्म। इसके लिए परेशान हो रहे थे सर, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं दे सकता, क्योंकि एमएम अप्रोच में ऐसा क्यों, मैं एमएम अप्रोच को ही बेस लेकर, ठीक है। तो सिलेबस में बस इतना ही है भाई। अगर मैं आप सिलेबस की बात करूँ, सी एंटर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे ही कर देना चाहिए। मैं आधा घंटा वैसे भी मैं आपका बर्बाद कर दिया हूँ। वैसे भी आप 2 की स्पीड से देखोगे तो 15 मिनट में हो जाए। 104 लाख एपीवी। आप क्लास छोड़ सकते हो, यहाँ खत्म हो चुका है। बस कॉन्सेप्ट के नाम से बस इतना ही है कि अगर आपके पिक्चर में डेट है, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए डेट का यूज करते हो, तो एक एपीवी निकालने का भी तरीका होता है। उस डेट पे टैक्स सेविंग्स होता है, उसको आपको कंसिडर करना है। दैट्स इट। बताने का उद्देश्य बस इतना है कि भैया डेट अच्छा है, उससे टैक्स सेविंग्स होता है, बाकी और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। पर कुछ बच्चों को का ये भी कहना हो सकता है कि सर आप ये एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, प्लीज तो समझा दो। ये कुछ नहीं होता है, आरएडीआर अलग होता है। ये तो कुछ भी कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, पर उन्होंने क्या सोच कर रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टेड डिस्काउंट करवा ही देता हूँ। इनका ये कहना है साहब, मान लो कोई ऐसी ही फर्म है, इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है और हमें एनपीवी निकालना। एनपीवी तो हम डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करें? बात ये है कि ये वाला टाइम पास हम नहीं करना चाहते। हमको 104 ठीक है, ये समझ में आता है,
हम ये टाइम पास नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि एक रेट मिल जाए और उससे सीधा डिस्काउंटिंग करे और हमारा एनपीवी जो चाहते हैं वो आ जाए, बस और कुछ नहीं। इट मीन्स वो रेट पता करना चाहते। सुना, अभी हम जिस फर्म में काम कर रहे हैं उसमें भी क्या डेट है? यस। तो यहां अब सुनना ध्यान से, क्या यहाँ एनपीवी पॉजिटिव है? यस, 104। एनपीवी नहीं, एपीवी 104 लाख। हम ये कह रहे हैं भाई ऐसा है, पॉजिटिव नहीं, हम किस रेट से डिस्काउंटिंग करें? बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं। किस रेट से डिस्काउंटिंग करे एपीवी 0 आ जाए? तब एक रेट ऐसा निकालना चाहता, इस रेट से डिस्काउंटिंग करे ये जो एपीवी निकाल रहा है वो 0। सर वो रेट आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन डेट के यूज करने से, अब उन्होंने यहाँ उन्होंने अजीब तरीके से किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एनुअल कैश फ्लो निकालेंगे। सुनना ध्यान से, एक बार सुन लेना मेरी बात यार। हम आखिर जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो डिस्काउंटिंग अभी कितने को कर रहा है? 42 लैक्स को। 42 लैक्स को किस रेट से? 14%। बोल रहे यार नहीं, डेट के आने से क्या ये 42 लाख में चेंज होगा? डेट के आने से क्या 42 लैक्स में चेंज होगा? यस। बोले वो सब छोड़ो, आप इसको ना एक्स लेके काम करो, मैं समझा रहा हूं, मैं रटवा रहा हूं, समझा नहीं, रटवा रहा हूं क्योंकि ये रटा ही जा सकता। बाकी जगह तो उड़ा दिया कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा लेट एज्यूम एनुअल कैश फ्लो बी एक्स at which APV 0। पहले उन्होंने एनुअल कैश फ्लो निकाला और एनुअल कैश फ्लो कितना है? एक्स। मैं यहां से चल रहा हूं, एपी में निकाला एक्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 14% माइनस क्या करोगे? 270 है ना यार, तो ये 30 आ गया। माइनस क्या होगा? 10, और सर प्लस क्या हो जाएगा? 84। इक्वल टू क्या रखना है? 0। पहले ये एक्स का वैल्यू निकाल ले क्या? ऐसा एक्स माइनस 14%, 280 माइनस 84, 196। x इज इक्वल टू 196 तो ये आ गया सर, हर साल आएगा 27.44 लैक्स। वो बता रहा है कि मान लो हर साल आएगा 27.4। अब उनका ये कहना है कि मान लो 27.44 लैक्स को हम x से डिस्काउंटिंग कर दे और इसमें से माइनस कर दे 280 लाख रुपए लग रहा है, तो हमारा ये 0 आना चाहिए। इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर हमारा 0 आ जाए? मिनिमम हमें इतना चाहिए। तो x का वैल्यू निकल सकता है कि यस, x इज इक्वल टू 27.4 डिवाइडेड बाय 280। 9.8। मतलब सर हमें कम से कम यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं, जो एपीवी 0 मान के चल रहा है कि यार सब कुछ कंसीडर कर लिया, सारे कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद हमारा एपीवी 0 आया, तो एक्चुअल में यहाँ क्या कैश फ्लो है वो आया 27.4। और 27.44 को किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर 0 आ जाए? तो आंसर कितना आ गया? 9.8। तो दूसरे प्रोजेक्ट को हम सीधा सीधा यार मिनिमम हम 9.8% से डिस्काउंटिंग करेंगे, इतना चाहिए। इससे ऊपर आ गया तो एनपीवी
अगर एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी 0 इतने पे अगर डिस्काउंटिंग करेंगे एनपीवी 0 आता चल जाएगा, इससे ज्यादा एनपीवी आता तो हम प्रोजेक्ट को कर लेंगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने कहा ना रटना पड़ेगा, उसकी बहुत सारी वजह। ये सेकंड वाला पॉइंट सिलेबस में है ही नहीं, तो प्लीज आप उसे भूल जाइए। और आईसीएआई ने जो सीए इंटर में कर रखा वो भी गलत कर रखा है। अगर मुझे डिस्काउंटिंग करना होता तो मैं 10 इंटू 0.7 कर लेता यार, केडी यूज करता, सीधी सी बात है। खैर मैं इस मैटर पे नहीं जाना चाहता। आईसीएआई ने यहाँ भी एक गलती किया है, इन्होंने यहाँ साइन यहाँ प्लस का लगा दिया, और सब प्लस की साइन की वजह से फर्क क्या पड़ गया, तो 84 प्लस 10 माइनस 270। आईसीएआई ने यहाँ जब प्लस का साइन लगा दिया उसकी वजह से यहाँ आ गया 176, और 176 का 14% किया तो यहाँ आ गया 24.64। आईसीएआई की बात कर रहा हूँ, और उनके हिसाब से आंसर आ रहा है 24.64 डिवाइडेड बाय 280 इंटू, उनके हिसाब से आंसर आ रहा 8.8%। ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, अगर आपको रटना है तो रट लेना, मैं नहीं समझा सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, कुछ होता ही नहीं है ये तो एक्सप्लेन कैसे। एपीवी इंपॉर्टेंट है, एपीवी में आपको समझ। और बताइए एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कहाँ यूज होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसी फर्म जो सिमिलर है और जिसमें डेट का यूज हो रहा है उसमें ये एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का यूज किया जाए, जो भी डिस्काउंटिंग रेट निकाला हमने उसका यूज किया। बेकार में डाउट मत पूछना कि सर क्या लॉजिक है, प्लीज और एक्सप्लेन करो, कोई लॉजिक नहीं है, इन दोनों पॉइंट का लॉजिक नहीं, ये वाला तो चलो ठीक है, इन दोनों पॉइंट है भाई, इसको करके चले जाओ। वैसे भी ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, ये वाला पॉइंट करके चले जाना, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्लास ओवर कर रहा हूँ, ये टॉपिक था, प्लीज करके चले जाना। ये क्वेश्चन आपका है नहीं है तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया भैया, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था यार, बच्चे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चिल्लाते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही था बस, एमएम अप्रोच और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।